बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में हमने बेटे लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल किया पाकिस्तान के कुदरती खित्ते। आज के लेक्चर में हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल करना है। टाइम बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट टाइम में हमने आपको ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाना है। क्वेश्चन बेटे है अहम माहौलियाती मसाइल और उनका हल। हमारे माहौल में कौन कौन से प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं? बोलो क्या कौन कौन से प्रॉब्लम? 100% तवज्जो बेटे मेरे लेक्चर में, बात को समझना है ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। जब भी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि माहौल किसको कहते हैं और माहौलियाती मसाइल किसको कहते हैं, इन दोनों की डेफिनेशन। फिर कौन कौन से मसाइल पाए जाते हैं, उनके नाम, फिर हर एक की अलग तफसील, उसके नुकसानात और उनका हल क्या है। ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हमने आज पढ़ना है। मेरे बेटो अपनी बुक पर आ जाए और जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है वहाँ पहली लाइन पर हेडिंग लिखो माहौल की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तेजी से लिखते जाना और समझते जाना। उस बच्चे से बुक पकड़ लो। आप अपनी बेटे बुक वापस करें उस बच्चे को। आप अपनी बुक अपने पास रखें और नहीं है तो रजिस्टर रखें और उसके ऊपर हेडिंग लिखें। जी बेटे सबसे पहले क्या लिख रहे हैं हम? माहौल की तारीफ। बेटे इधर देखो, माँ और हॉल ये दोनों अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं, अलग अलग। माँ और हॉल। माँ कहते हैं जो कुछ और हॉल कहते हैं इर्द गिर्द, इसलिए कहते हैं ला हौला वला कुव्वता। हमारे इर्द गिर्द सिर्फ किसकी कुव्वत है? अल्लाह की। तो ये हॉल इर्द गिर्द, क्या तारीफ बन गई? जो कुछ इर्द गिर्द। बस मेरा पुत्र, जो कुछ हमारे इर्द गिर्द है उसको क्या कहते हैं? माहौल। अच्छा, इर्द गिर्द जो कुछ हो वो हमारी शख्सियत पर असरअंदाज होता है या नहीं होता? मसलन हमारे इर्द गिर्द सर्दी है तो हम फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हमारे इर्द गर्मी हो तो हम फील करते हैं या नहीं करते? तो क्या तारीफ बनी बेटे? जो कुछ इंसान के इर्द गिर्द है और वो इंसान की शख्सियत पर असर अंदाज भी हो तो उसे क्या कहा जाता है? आओ ज़रा अपनी बुक पर डेफिनेशन लिखी हुई है, मेरे साथ पढ़िएगा। क्या लिखा है? माहौल से मुराद किसी जानदार के इर्द गिर्द का वो इलाका जो उस जानदार की ज़िंदगी और उसकी सरगर्मियों को मुतासिर करे, यानी उसकी शख्सियत पर असर अंदाज हो, तो उसको बेटे क्या कहा जाता है? माहौल। अब जहाँ ये डेफिनेशन ख़त्म हो गई वहाँ अगली लाइन पर लिखे इंसानी ज़िंदगी पर असरात, इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ। इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ। याद रख लें बेटे, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ होता है वो सारा कुछ किसी भी जानदार की शख्सियत पर असरअंदाज होता है। अगर अच्छा माहौल होगा तो सारी एक्टिविटीज़ अच्छे अंदाज में चलेंगी, और अगर इर्द गिर्द का माहौल अच्छा ना हो तो बताइए एक्टिविटीज़ अच्छी चलती हैं या? मसलन बारिश होने लग जाए, धुआं ज़्यादा हो जाए तो बताएं एक्टिविटीज़ अच्छी चलेंगी या बुरी तरह से चलेंगी? बस यही बात उसने की। आप अपनी बुक पर देखो, उसने कहा कि मुआशी, सियासी, मजहबी, माशरती, इक्तिसादी हर एतबार की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बेटे बंदे की मुतासिर हो जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हेडिंग लिखो माहौलियाती मसाइल की तारीफ। हमने बेटे सफ़र बहुत तय करना है, तेज़ी से लिखते जाओ। माहौलियाती मसाइल की डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अब माहौलियाती मसला किसको कहते हैं? बेटे याद रख लो, एक होती है माहौल की नेचुरल कंडीशन। बोलिए क्या? माहौल की नेचुरल, इस वक्त माहौल की नेचुरल कंडीशन है, लेकिन अगर यहाँ धुआं आ जाए तो बताइए उसकी नेचुरल कंडीशन रहेगी? सांस लेने में प्रॉब्लम आ गई तो इसका मतलब है नेचुरल कंडीशन डिस्टर्ब हो गई। बेटे हर वो चीज़ जो माहौल की नेचुरल चीज़ को या हर वो चीज़ जो माहौल की नेचुरल कंडीशन को चेंज कर दे, उस आने वाली चीज़ को हम किसका नाम देते हैं? माहौलियात।
आओ ज़रा अपनी बुक पर देखो, उसने तारीफ़ लिखी है। बोलिए ज़रा ऊंचा, क्या कहता है? माहौलियाती मसाइल से मुराद वो तमाम मसाइल जो माहौल के नामवाफिक या गैर मौजू होने से पैदा हो, जिससे न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी बल्कि हैवानी, नबाताती और आबी ज़िंदगी को, यानी हर वो चीज़ जिससे माहौल के अंदर नुकसान पैदा हो जाए, बेटे उस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं? माहौलियाती मसाइल। अब यहाँ हेडिंग लिखो, माहौलियाती मसाइल। अब माहौलियाती मसाइल हैं कौन कौन से? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, माहौलियाती मसाइल हैं कौन कौन से? अब ये तफसील बता के वही बात जो मैंने आपको समझाई, नीचे उनके 4 नाम लिखे हैं। पहला नाम क्या लिखा हुआ है बेटे? आलूदगी जी। नंबर 2 जंगलात का ख़त्म होना या जंगलात का कटाव। कहता है हमारे मुल्क में ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ गए। नंबर 1 तो आलूदगी बहुत आ गई, नंबर 2 जंगलात का कटाव, दरख्त कम होते जा रहे हैं, तीसरा क्या आ गया बेटे? ज़मीन का सहरा में तब्दील होना, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और डेजर्टिफिकेशन, और नंबर 4 सेमोथोर, वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। हमने कोशिश ये करनी है कि हम ये पूरा पढ़ लें। और सबसे पहले देखिए बेटे आलूदगी। अब जैसे आपने माहौल की तारीफ पढ़ी, क्या किसकी तारीफ पढ़ी? माहौल की। आपने माहौलियाती मसले की तारीफ पढ़ी, ऐसे ही बेटे हम सबसे पहले आलूदगी को जानते हैं कि आलूदगी है किस शय का नाम। तो आओ ज़रा अपनी बुक पर देखो, और वो तारीफ लिखता है जहाँ आलूदगी लिखा हुआ है ना, वहाँ पर पहली लाइन पर आपने हेडिंग लिखनी है तारुफ। आलूदगी में पहले लिखेंगे तारुफ, इंट्रोडक्शन। आलूदगी में पहला इंट्रोडक्शन। कहता है जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, मुआशरे के अंदर नई नए एलिमेंट दाखिल होते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे मुआशरे के अंदर आलूदगी भी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ सेकंड लाइन पर तारीफ लिखेंगे जहाँ लिखा हुआ है किसी ऐसी चीज़ का माहौल में शामिल हो जाना। यहाँ लिखो आलूदगी की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन। आलूदगी की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन। बेटे मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसी चीज़ जो माहौल की कुदरती हालत को तब्दील कर दे उसे क्या कहते हैं बेटे? आलूदगी। आओ ज़रा पढ़ो मेरे साथ, क्या लिखा हुआ है? कहता है किसी ऐसी चीज़ का माहौल में शामिल हो जाना जो न सिर्फ इंसानों बल्कि दूसरे जानदारों के लिए भी नुकसानदेह हो, वो क्या कहलाती है? माहौलियाती आलूदगी। बोली समझ आ गई? कोई मुश्किल तारीफ तो नहीं है। अब तक हमने कितनी तारीफ़ें पढ़ ली? 3, माहौल, माहौलियाती मसाइल और आलूदगी और उनके नाम। अब हम आते हैं आलूदगी हमारे माशरे में कितनी किस्मों की है। तो बेटे उसने बताया कितनी किस्मों की? 3। एक होती है बेटे हवा की, शाबाश, ज़मीनी आलूदगी और आबी आलूदगी। जी बेटा, सबसे पहले आ गई एयर पोल्यूशन, फिर सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन, और तीसरा आ गया वाटर पोल्यूशन। अब बेटे इनको हमने एक एक करके पढ़ना है। पहले हम इनको पढ़ते हैं, हवाई आलूदगी। बेटा मेरा पुत्र, हवाई आलूदगी में पहली लाइन पर हेडिंग लिखो तारुफ। ये हवाई आलूदगी, शाबाश, पहली लाइन पर लिखो तारुफ। कहता है अगर हमारी हवा के अंदर जिसमें हम सांस लेते हैं इसमें कुछ गैसें दाखिल हो जाएं, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ़र वगैरह, ये अगर हमारी फ़िज़ा में दाखिल हो जाएं तो इसको बेटे किसका नाम दिया जाता है? हवाई आलूदगी का। फैक्ट्रियों का, गाड़ियों का धुआं शामिल हो जाए, ठीक है, तो इससे इसको क्या कहते हैं हम? हवाई आलूदगी। अब जहाँ लिखा हुआ है जिसकी वजह से, ये लिखा हुआ है ना बेटे, जिसकी वजह से कुदरती माहौल को नुकसान पहुंच रहा है, या हेडिंग लिखें हवाई आलूदगी के नुकसानात, प्रॉब्लम्स बाय एयर पोल्यूशन, प्रॉब्लम्स बाय एयर पोल्यूशन।
हवाई आलूदगी का नुकसान, क्या नुकसान हो रहा है बेटे? ओजोन की तह ख़त्म हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ख़तरनाक बीमारियां फैल रही हैं, फेफड़ों में कैंसर और मुख्तलिफ स्किन प्रॉब्लम्स, जल्द की बीमारियां। अब यहाँ लिखे अगले पेज पर, हवाई आलूदगी ख़त्म करने के इकदामात, मेजर्स फॉर, या सिंपल लिख ले रेमिडीज़, इंग्लिश में रेमिडीज़, मेजर्स इकदामात, क्या काम हम करें कि हमारी हवाई आलूदगी ख़त्म हो जाए। बेटे अपनी बुक पर देखो क्या क्या किया जा सकता है। कहता है जी, नंबर 1, जहरीली और नुकसानदेह गैसों के खराज में कमी ला सकें हम। नंबर 1, गाड़ियों के लिए ऐसा ऑयल इस्तेमाल करें जो कम आलूदगी फैलाएं, मसलन CNG वगैरह। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, कारखानों और फैक्ट्रियों में फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाएं, फिर गैसों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाएं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह का इस्तेमाल कम कर दें, तो बेटे हमारे माशरे में हवाई आलूदगी ख़त्म हो सकती है। अगला आ गया ज़मीनी आलूदगी, या पहले आबी आलूदगी है। ओके, बुक में हम बुक के मुताबिक चल लेते हैं जी। आबी आलूदगी, अब बेटे पहली लाइन पर उसी तरह लिखो तारुफ कि आबी आलूदगी कहते अगर पानी गंदा हो जाए और पानी में रहने वाली मखलूक़ात डिस्टर्ब होने लगे, ऐसी चीज़ें पानी के अंदर शामिल हो जाएं जिससे आबी आलूदगी को नुकसान पहुँचे, तो हम समझेंगे कि क्या हो गया है आबी आलूदगी। देखो कहते हैं आबी आलूदगी से मुराद पानी में मुख्तलिफ जहरीले केमिकल्स का शामिल होना है। ठीक है, फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले पानी में बेशुमार नुकसानदेह कीमियाई मादे शामिल होते हैं जो कि दरियाओं, नहरों और समंदरों का हिस्सा बनते हैं। फिर इसी तरीके से हम कीड़े मार अद्वियात का और कीमियाई खादों का इस्तेमाल करते हैं, उससे बेटे क्या पैदा होती है? आबी आलूदगी। यहाँ पर हेडिंग लिखो बेटे, नुकसानात। नुकसानात, आबी आलूदगी के नुकसानात क्या हो रहे हैं? कहता है जी, जो न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हैं बल्कि नबातात और आबी हयात को भी नुकसान पहुँचता है। यहाँ लिखें इकदामात, रेमिडीज़। ये बेटे लॉन्ग आपने इसी तरीके से हेडिंग्स के साथ अटेम्प्ट करना है। क्या इकदाम करें, क्या काम करें कि हमारा पानी साफ़ हो जाए? वो कहता है पानी की आलूदगी से बचने के लिए फैक्ट्रियों से खारिज होने वाले पानी को फिल्ट्रेशन प्लांट लगाकर साफ़ करना चाहिए, फिर पानी साफ़ हो जाएगा, और फिर उसे दरियाओं और नहरों में डालना चाहिए। यानी सिंपल इज़ दैट, एक काम हम करें कि हम पानी को पाक करने के लिए क्या लगाएं बेटा? फिल्ट्रेशन प्लांट। ऊंचा बोलिए, क्या लगाएं? आप इधर ही हैं बेटा? हाँ, मेरे लेक्चर में रहें ताकि बात को समझ। ये होगी दूसरी बात। तीसरी आ गई कौन सी बेटे? ज़मीनी आलूदगी। ये आबी आलूदगी हो गया। अब ज़रा देखें ज़मीनी आलूदगी जी, सोयल पोल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी। लिखो मेरा पुत्र पहली लाइन पर क्या? तारुफ, इंट्रोडक्शन। अब बेटा जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, उससे ज़मीन गंदी हो रही है, तो ये इसको हम ज़मीनी आलूदगी कहेंगे, सोयल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन। देखो कहता है ज़मीनी आलूदगी से मुराद सतह ज़मीन पर घरेलू कूड़ा क्रिकेट और फैक्ट्रियों और अस्पतालों के जहरीले मवाद का फैलाव है, जिससे न सिर्फ ये फैलाव है तक बेटे आ गया, यानी जैसे जैसे ज़मीन पर गंदगी के ढेर, कूड़ा क्रिकेट फैल रहा है, उससे ज़मीन गंदी हो रही है, इसी को ज़मीनी आलूदगी कहते हैं। यहाँ आप हेडिंग लिखेंगे नुकसानात। ज़मीनी आलूदगी के नुकसानात, प्रॉब्लम्स बाय लैंड पोल्यूशन। ज़मीनी आलूदगी के नुकसानात क्या हो रहे हैं काका पार्टी? वो कहता है इससे न सिर्फ ज़मीन की खूबसूरती को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि माहौल भी ख़राब हो रहा है। यहाँ लिखें इकदामात। क्या इकदामात हम करें कि ज़मीनी आलूदगी को ठीक किया जा सके? तो वो कहता है इसके लिए हमें सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के तरीक़ों से ज़मीनी आलूदगी को ख़त्म किया जा सकता है। मसलन जहरीले मवाद को किसी भी जगह दबा दिया जाए और बाकी मवाद को रीसाइक्लिंग के अमल से गुजार कर दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। इसके अलावा कूड़ा क्रिकेट को देसी खाद बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। तो ये सारे तरीक़ों से क्या बेटा? सारे तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं? आलूदगी से बच सकते हैं।
मुझे आप बताइए, यहाँ तक बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़िए। ये तो आलूदगी की, अभी हमने ये एक बात की है, आलूदगी। अब दूसरा प्रॉब्लम जंगलात का कटाव। हर गुजरते दिन के साथ हमारी सोसाइटी और मुआशरे में जंगलात कम हो रहे हैं। या बेटे जंगलात के कटाव में डिफॉरेस्टेशन, जंगलात कम होना। लिखो बेटे पहली लाइन पर तारुफ, इंट्रोडक्शन। कहता है किसी भी मुआशरे में, अंडरलाइन करो, 25%, ये बोर्ड का एमसीक्यूज है, मुतद्दद बार बोर्ड में आया हुआ है कि किसी भी मुआशरे में कितने % जंगलात होने चाहिए, अंडरलाइन कीजिए 25%। जबकि हमारे मुल्क में कितने हैं, अंडरलाइन कीजिए 5%। और वो भी बेटे हर गुजरते दिन के साथ साथ कम हो रहे हैं। यहां आप हेडिंग लिखेंगे नुकसानात, अगले पैराग्राफ पर, नुकसानात, प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं? दरख्त कम हो रहे हैं तो कहता है ये हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, मगर जब ये कम हो रहे हैं तो ऑक्सीजन भी मुआशरे में कम हो रही है। इसके अलावा नुकसानदेह गैसों, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी मिकदार बढ़ रही, क्योंकि दरख्त लगे हुए हों तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी तरफ खींच लेते हैं और गैस मुहैया करते हैं ऑक्सीजन। कहते हैं इससे माहौल ख़राब हो रहा है, दर्जा हरारत बढ़ रहा है, मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, बारिशें कम हो रही हैं, सैलाब आए रोज़ आ रहे हैं, बारिशों के वक्त में भी तब्दीली हो रही, और हमारा ज़राअत का शोबा इससे क्या हो रहा है? मुतासर। यहाँ लिखे इक़दामात। हम फिर क्या करें कि हमारे माशरे में जंगलात बच जाएं? तो वो कहता है इसके लिए हमें दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए। इससे हमें क्या कर, जंगलात को काटना नहीं चाहिए, और किसी किस्म की कुदरती क़याम गाहें उनको ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये बेटे इक़दामात हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, ज़मीन का सहरा में बदलना, डेजर्टिफिकेशन। बेटे सहरा किसको कहते हैं? मसलन 2020 था तो एक ज़मीन में फसल काश्त की जा सकती थी, लेकिन 2024 आया तो वो ज़मीन इस काबिल न रही कि अब उसमें फसल काश्त नहीं हो सकती। वो ज़मीन किस में बदल जाएगी? सहरा में, बंजर हो गई। कहता है ज़मीन हमारे मुल्क में आबाद होने की बजाय क्या हो रही है? बंजर हो रही। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट में तब्दील हो रही। ऐसा क्यों है? पहले नंबर पर तो आप अपनी बुक पर आए और हेडिंग लिखें बेटा तारुफ, इंट्रोडक्शन, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना। इसमें बेटा पहली लाइन पर हेडिंग लिखेंगे तारुफ, इंट्रोडक्शन। काका पार्टी सुनो। कहता है हमारे माशरे में एक एरिया में से मुसलसल जानवर चरते रहें, या किसी ज़मीन में एक जैसी फसल बार बार काश्त की जाए, तो उससे ज़मीन की ज़रखेज़ी कम हो जाती है। बोलिए क्या हो जाती है? कम। बल्कि आप यूँ करें, तारुफ भी ना लिखें, या लिखें तारीफ़, डेफिनेशन। तारीफ़ लिखें, डेफिनेशन। ज़मीन का सहरा में तब्दील होना किसको कहते हैं? आप पढ़ेंगे मेरे साथ। बोलिए ज़रा क्या लिखा हुआ है? इंसानी सरगर्मियाँ, जानवरों का चरना, जंगलात से दरख्तों का कटाव, और अपनी ज़रूरियात के लिए ज़मीन में बार बार एक ही फसल का उगाना, ये सब मिलकर ज़मीन बंजर बनाते हैं। इससे ज़मीन की ज़रखेज़ी कायम नहीं रहती और वो नाकाबिले काश्त हो जाती। इस सारे अमल को, जिसमें हम ज़मीन को नकारा बना देते हैं, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना कहलाता है। अब बेटे यहाँ लिखें अहम वजूहात, मेन कॉजेज़, कि कोई भी ज़मीन सहरा में तब्दील कैसे होती है। हर पॉइंट पर बेटे सब हेडिंग लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 हेडिंग लिखेंगे काश्तकारी के पुराने और नाकिस तरीके, काश्तकारी के नाकिस तरीके, पुअर मेथड ऑफ कल्टीवेशन, पुअर मेथड ऑफ कल्टीवेशन। नज़र नहीं आ रहा? आप इसको ओके। काश्तकारी के नाकिस तरीके, क्या? पुअर मेथड ऑफ कल्टी। कहता है हमारे माशरे में फसल को काश्त करने के तरीके पुराने हैं, जिससे ज़मीन ख़राब हो जाती है, बंजर बन जाती है। नंबर 2,
एक जैसी फसल की बार बार काश्त, एक जैसी फसल की बार बार काश्त, ग्रोइंग ऑफ सेम क्रॉप्स रिपीटेडली, ग्रोइंग ऑफ सेम क्रॉप्स रिपीटेडली। जब हम एक जैसी फसल बार बार काश्त करते हैं उससे भी ज़मीन बंजर हो जाती है। नंबर 3 लिखेंगे पानी का कम होना, पानी का कम होना, लैक ऑफ वाटर। हमारी ज़मीन और फसलों को पानी मतलूबा नहीं मिलता, जिसकी वजह से ज़मीन बंजर हो जाती है। ये बेटे 3 वजूहात। और आखिरी प्रॉब्लम जो हमारे माहौल को है वो है सेम और थोर। काका पार्टी, सेम और थोर। आइए अपनी बुक पर और लिखेंगे मेरा पुत्र पहली लाइन पर तारुफ, जल्दी जल्दी, शाबाश। आखिरी पॉइंट है सेम और थोर, आखिरी प्रॉब्लम सेम और थोर। लिख लिया बेटे तारुफ? मैं पढ़ रहा हूं ताकि आपको समझे। कहता है पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हमारी ज़राअत का ज़्यादातर इन्हिसार पानी पर है। जहाँ एक तरफ नहरी निज़ाम की वजह से हमारी ज़राअत तरक्की कर रही है, ज़रूरी पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है, वहाँ हमारी ज़मीनें मुतासिर भी हो रही हैं। यहाँ आप हेडिंग लिखेंगे, यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे थोर की तारीफ़। बोलिए क्या लिखेंगे? थोर की तारीफ़। डेफिनेशन ऑफ नॉट सैलिनिटी, डेफिनेशन ऑफ सैलिनिटी, थोर की तारीफ। बेटे आप पढ़ेंगे मेरे साथ। अच्छा, जो डेफिनेशंस आपसे पढ़वाई हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सारे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आपने साथ साथ याद करना है। देखिएगा जी बेटे, बोलो मेरे साथ। कहता है नहरी पानी की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। जब किसी इलाके में पानी की सतह 5.1 मीटर तक रह जाती है तो ज़मीन में मौजूद नमकियात पानी की सतह पर ज़मीन पर आ जाते हैं। पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है और नमकियात सतह ज़मीन पर रह जाती। इसके नतीजे में ज़मीन काश्त के काबिल नहीं रहती और बंजर हो। इस सूरत हाल को थोर का नाम दिया जाता है। यहाँ लिखें कलर की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ कलर। इसको बेटे दो, कलर की तारीफ। ये भी बेटे कलर किसको कहते हैं? अब जमीन में इधर देखो बेटा, ये देख इधर, अगर जमीन के नीचे पानी 5.1 इंच तक आ जाए, पानी बुखारात बन के उड़ जाए और जमीन की सतह वाइट हो जाए, तो इसको हम किसका नाम देते हैं? थोर। अब कलर किसको कहते हैं? जमीन के नीचे क्या है बेटा? पानी। बोलो, जमीन के नीचे क्या है? पानी। पानी अगर जमीन के नीचे कितनी इंच तक आ जाए और ऊपर वाली सरफेस क्या हो जाए? वाइट, तो हम इसको क्या कहते हैं? थोर। कलर किसको कहते हैं? पढ़िए डेफिनेशन। कहता है सेमोथोर वाली ज़मीनों में सोडियम और हल पजीर नमकियात दोनों की मिकदार बढ़ जाती है। ये हालत कलर, यानी अगर ज़मीन में नमकियात बढ़ जाएं, बोलो ज़मीन में, तो इसको क्या कहते हैं? कलर कहते हैं। यहाँ लिखें इकदामात। वो फसल काश्त के काबिल नहीं रहती, उसमें आप जो पौधा काश्त करेंगे वो जल जाएगा। अब जैसे खाने में नमक बढ़ जाए, आप रोटी खा सकते हैं? नहीं, नहीं खा सकते। ठीक है, आप उसका इकदाम करेंगे ना। तो यही तो वो कह रहा है कि अगर किसी ज़मीन में कलर हो जाए, यानी नमकियात बढ़ जाए ज़मीन में, तो आप क्या करें? बेटे अंडरलाइन करो, शॉर्ट क्वेश्चन भी और बोलना भी। आप क्या क्या करें? आप बेटे जी इकदामात, रेमेडीज़। जी बेटे क्या करें आप कलर घास लगाएं। ऊंचा बोलिए, क्या करें? नंबर 2 बरमूदा घास, सूडान घास, फिर चारा जात मसलन जंतर, बरसेम, लूसर और बाजरा वगैरह काश करें तो नमकियात ख़त्म हो जाएंगी। अब यहाँ लिखो सेम की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ वाटर लॉगिंग। सेम की तारीफ, डेफिनेशन ऑफ वाटर लॉगिंग।
मेरा पुत्र समझो बात को, वाटर लॉगिंग क्या है। कहते हैं बाज़ौकात, ऊंचा बोलिए, तारीफ बेटे बोलिए मेरे साथ, बाज़ौकात ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो जाती है और पानी ज़मीन के मसामों से गुज़र कर ज़्यादा मिकदार में सतह ज़मीन पर आ जाता है और ज़मीन दलदल बन जाती है। इसको सेम का बेटे इधर देखो, तारीफ को समझो। 5.1 इंच तक पानी आ जाए और सतह क्या हो जाए, सफ़ेद हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, थोर। इसको क्या कहते हैं। अगर ज़मीन में नमकियात की तादाद ज़्यादा हो जाए तो इसको कहते हैं कलर। और अगर ये पानी 5.1 से यहाँ तक आ जाए और करीब आ जाए और पानी और मिट्टी आपस में मिक्स हो जाए और ज़मीन दलदल बन जाए कि आप उसमें पानी पाँव डालें और आप भी अंदर ही चले जाए, पानी की मिकदार 5.1 से भी ज़्यादा हो जाए, तो इसको आप बेटे किसका नाम देते हैं, सेम। अच्छा, कहता है हमारे मुल्क में बहुत सारी ज़मीन सेम का शिकार हो चुकी है। अब यहाँ हेडिंग लिखो, इक़दामात, क्या करें हम तो सेम ख़त्म हो सकती है। पहला पॉइंट लिखो बेटे, कलर घास उगाना। कलर घास, इंग्लिश में भी कलर ग्रास। नंबर 2, सीमेंटेड कैनाल्स। नंबर 2 अगले पेज पर, पहला पॉइंट कलर घास, कल्टीवेशन ऑफ कलर ग्रास। नंबर 2 सीमेंटेड कैनाल्स, नहरों को पुख्ता करना, नहरों को पुख्ता करना। और तीसरा बेटे दरख्त लगाना, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेशन, दरख्त लगाना। हम दरख्त ज़्यादा लगाएंगे तो सेम और थोर कंट्रोल हो जाएगी। ये मैंने आपको एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन समझाया। मुझे बताओ समझ आ गई आपको? इसको कल याद करके आना।